मूवमेंट है, मूवमेंट है, मूवमेंट है, तू ना देख मेरा ये भी एक मूवमेंट है, एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट है, मूवमेंट है, मूवमेंट है की तरफ नहीं जाना है आप लोगों को, इधर आ जाइए। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे मूवमेंट का मतलब बिल्कुल भी किंग के गाने के पास नहीं लेके जाना है। सो यहाँ पे आपके पास मूवमेंट का सिंपल सा मीनिंग देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे इफेक्ट, है ना। मूवमेंट का मतलब क्या है? इफेक्ट। अच्छा, किसका इफेक्ट भैया? तो फोर्स का इफेक्ट, है ना। तो फोर्स का क्या इफेक्ट रहेगा, किस तरह से इफेक्ट रहेगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, जिसको हम टॉर्क के नाम से भी जानेंगे। देखिए, हमारे चैप्टर का जो नाम था वो था आपके पास टर्निंग फोर्सेस, टर्निंग फोर्सेस। तो टर्निंग फोर्सेस का एक्चुअल जो मतलब है वो यही है कि सर्कुलर पाथ में जो फोर्स लग रहा है, रोटेशनल फोर्स की तरफ ये ज्यादा अपने आपको खींच खींच कर बेसिकली लेकर जा रहा है, राइट। तो टर्निंग फोर्सेस मतलब टॉर्क, यस, टर्निंग फोर्सेस मतलब टॉर्क। और टॉर्क का क्या मतलब है कि एक फोर्स का कितना इफेक्ट है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट है, मूवमेंट है। समझ में आ रही इतनी बात? चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये जो टॉर्क है वो एक्चुअल में है क्या, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फटाफट समझाते हैं हम आप लोगों को। मान लीजिए, है ना, मान क्या लेते हैं, ये तो है ही है ना, एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली कुछ इस तरह से, है ना, सीधे खींच देते हैं। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन के बाद हम आपको क्या बताते हैं कि एक हम ऐसा कुछ रिजिड बॉडी ले लेते हैं। ये रहा आपके पास, ये क्या आपके पास एक रिजिड बॉडी है, क्या ये आपके पास एक रिजिड बॉडी, राइट। ये आपके पास रिजिड बॉडी जिसके पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड है। मैं वैसे दिखा रहा हूँ फिलहाल तो, बट इतना समझ लीजिए कि क्लोजली पैक्ड है, कंप्लीटली एक रिजिड बॉडी है। अब जिसको नहीं पता कि रिजिड बॉडी वगैरह क्या होता है तो फटाफट पहुंच जाइए कहाँ पे, इसके पार्ट 1 वाले, मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 1 के पास, क्योंकि जैसे आप उसको देख लेंगे उसमें बेसिक चीजें मैंने क्लियर करवाई, जिसकी हेल्प से हम आज ये समझने वाले। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, चलिए। तो यहां पे आपको क्या समझने की जरूरत है उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। एक रिजिड बॉडी है और ये है आपके पास एक्सिस, है ना, इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दीजिए एक तरीके से, जिस पे ये क्या है, बॉडी फिक्स है। ये बॉडी इस पे क्या है, फिक्स है ना, एक एक्सिस के अबाउट क्या ये फिक्स है। तो अब क्या करने वाला हूं, जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, क्या इसी में होगा अभी भी, ये वाला देखिए, ये वाला, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया है, देखिए अच्छे से, है ना। और यहाँ पे फोर्स लगाते थे तो घूमता था। सेम वही कहानी आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, और कुछ अलग नहीं बताया मैंने आप लोगों को। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, समझ में आ रही है मत, ये आपके पास कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ आपके पास, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे फिक्स है, ये इसका एक्सिस है, आपको इमेजिन करना है, ये इसका एक्सिस है, और यहाँ पे बॉडी है आपके पास इधर। तो इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे करके ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, खत्म बात। लास्ट वीडियो वाला कंसेप्ट है, सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास बेसिकली एक रिजिड बॉडी हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 से 3 पॉइंट रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। एक रहेगा पॉइंट ऑफ एक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ किसका, बेसिकली फोर्स का। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपके पास पॉइंट ऑफ, सॉरी पॉइंट नहीं, लाइन, आपके बार लाइन पढ़ेंगे बेसिकली, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ किसका, फिर से आपके पास फोर्स का ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए तीसरा एक और समझना है, जिसको हम कहेंगे मोमेंट आर्म। आई हाय हाय, फिर से आ गया मोमेंट आर्म। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि मोमेंट आर्म का क्या मतलब है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पहले इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें मोमेंट अब समझ में आएगा। चलिए मैं चाहता हूं कि ये जो बॉडी है वो एक एक्सिस के अबाउट फिक्स है। यहाँ पे एक ऐसा मैंने पॉइंट चूज कर लिया जिस पॉइंट पे अपने को क्या करने का है, जिस पॉइंट पे अपने को क्या करने का है, फोर्स लगाने का है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पर फोर्स लगाऊंगा। यहाँ पे ऐसे करके मैं फोर्स लगाने वाला हूँ। ये बॉडी कैसे पता है ना, आपको पता ही होना चाहिए। ये बॉडी कुछ इस तरह से है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन कह रहा हूँ, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसपे वो फिक्स है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया है जिसपे मैं फोर्स लगाने वाला हूँ, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें फोर्स लगाने वाला हूँ। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा, जब ये बॉडी कुछ इस तरीके से है तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा तो कुछ इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तभी तो ये मूव करेगा ना। जैसे ये है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी चारों साइड से है, तो यहाँ से मैं मार रहा हूँ फोर्स ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ पे फोर्स लगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। थोड़ा 3D में एग्जामिन कीजिए इसको, इमेजिन कीजिए। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं ऐसे फोर्स मारूंगा इस तरीके से। समझ में आ रही बात? इस तरीके से मारूंगा फोर्स। क्लियर होती बात? ठीक है, चलिए। तो एक बार मैं आपको एक्चुअल में गेट के साथ भी करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आज हम टॉर्क के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम एक डोर को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से जो टॉर्क है वो काम करता है, टर्निंग फोर्स है वो काम करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि टॉर्क जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता था, आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कितना परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेते थे, आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये मेरे पास गेट है जो कि एक्चुअल में है, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से गेट दिख रहा है ना, ठीक है ना। चलिए, ये जो गेट है वो इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक है, दो है, तीन है, इनको जनरली चार है, हिंज कहते हैं। जिस हिंज के ऊपर ये क्या हुआ है, अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मूव कर पा रहा है अंदर बाहर, इस तरह से आगे पीछे इस तरीके से क्या हो पा रहा है, मूव करने क्या हो रहा है, मूव कर पा रहा है। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। इस वाले को अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के इधर करता हूं, इधर करता हूं, इधर करता हूं, इधर करता हूं, तो ये क्या हो रहा है, इजीली, यस मैं कह सकता हूं, इजीली आप भी करके चेकआउट कीजिएगा, इजीली मैं इसको क्या कर सकता हूं, खोल सकता हूं। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से इजीली खोल सकता हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं देखिए, अच्छा अब यहां पे रखता हूं मैं, और मैंने ऐसे करके क्लोज कर दिया, तो मैंने इजीली क्लोज कर दिया, लेकिन मैं इसको यहां पे रखता हूं। अब समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, इसको मैं यहां पे रख के यहां पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहां से जब क्लोज कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, और भी अगर मैं यहां से क्लोज करूंगा मैं तो लगभग ना ही के बराबर इसको पुश कर पाऊंगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रही है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो पॉइंट है, ये यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां से ये क्या करता है, रोटेट करता है, इसको हम क्या करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक, अब इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इस वाले पॉइंट को, जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ऐसे करके हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस वाले को लाइन को कहते हैं, ऐसे करके अंदर जा रहे हैं तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक्चुअल में, और ऐसे करके मैं लगा रहा हूँ इस वाले डायरेक्शन में, अंदर की ओर, उधर की ओर, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसको मैं इस वाले को, ये जो हाथ का जो डायरेक्शन है मेरा, उसको समझिए, उसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन क्यों, क्योंकि इसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं फोर्स को अपना अप्लाई कर रहा हूँ इस वाले डायरेक्शन में। वो एक अलग की बात है कि रोटेशनल मोशन कन्वर्ट कर रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ गया। अब समझते हैं परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस की क्या कहानी है, फिर हमें टॉर्क के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो मेरा हाथ था वो क्या है आपके पास, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये जो चीज़ है मेरा वो क्या आपके पास, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। चलिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ तो इसके ऊपर एक लाइन भी खींच दो तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होने वाला है। तो बस इसी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। चीज़ों को समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, अगर मैं इसको कम करता हूँ, तो मुझे इसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो टॉर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, और दूसरी कि हम इसमें फोर्स कितना लगा रहे हैं। अब क्या पता, एक यहाँ पे बहुत मोटा तगड़ा बंदा, मतलब फिट बंदा, मोटे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा, बिल्कुल फिटनेस वाला आया, मैं यहाँ से खोल नहीं पा रहा हूँ, इसको बंद नहीं, क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, और वो आया यार ऐसे करके क्लोज कर दे तुरंत। हो सकता है ऐसा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक्चुअल मैंने यहाँ पे अभी क्या समझाया।
पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पे फोर्स लगाते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये क्या कहते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन पे जो लाइन खींचते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दूं तो कहीं ना कहीं टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपने फोर्स को फिक्स रखा है तो, नहीं तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो टॉर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि आपने कितना फोर्स लगाया। अगर यहाँ से खोलते हैं तो इजीली क्लोज और ओपन हो जाएगा, बट यहाँ से करते हैं तो नहीं होगा। तो डिस्टेंस पे डिस्टेंस कम करूँगा तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं फोर्स को कम करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस इसको और भी बड़ा करता तो मैं यहाँ से खोलता तो ईजिली क्लोज हो जाता, ईजिली क्लोज ओपन हो जाता, बट यहाँ से करता तो नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। सो ओवरऑल दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, एक डिस्टेंस पे और साथ में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और दूसरा आपके पास कौन सा है, कितना आप फोर्स लगा रहे हैं। अब जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हमने आपको टॉर्क क्या बताया, टॉर्क क्या है, कैपेसिटी है, वो मेजर करता है किसकी, कैपेसिटी ऑफ फोर्स की, कि एक बॉडी को कितना टर्न करवा सकता है। तो मैं तो लीनियर फोर्स ही लगा रहा हूँ, एक तरीके से नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ये उतना ज़्यादा मूव करेगा, टर्न होगी ये बॉडी, जितनी ज़्यादा टर्न होगी उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो फोर्स ज़्यादा तो टॉर्क भी ज़्यादा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, और फोर्स को ध्यान रखना फिक्स रखना है, फोर्स को अगर मैं फिक्स कर दूँ और ये वाला ज़्यादा कर दूँ तो ईजिली आपके पास हो जाएंगे, ये क्लोज बंद हो जाएंगे, तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को फिक्स कर दीजिएगा और एक चीज़ को बढ़ा दीजिएगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगा तो ये इजीली, यहाँ पे काम वाली बात ये है कि जब टॉर्क बढ़ता है तो ये नहीं है कि भाई मुझे मुश्किल होगा, नहीं, आसानी होगी। टॉर्क मतलब क्या हो गया, एक तरीके से रोटेशनल फोर्स ही तो है, ये है क्या, रोटेशनल फोर्स। तो ये रोटेट क्या करेगा, ईजिली रोटेट करेगा। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला। समझ में आ गई ना बात, आपको यहाँ पे अभी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाला। ये अंदर इस तरीके से लेकर जाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ एक्शन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ इस तरीके से। डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे है, अंदर जा रहा है ये, ठीक है, ऐसे। ये 3D ऐसे है और ऐसे करके, ये 3D ऐसे है और ये ऐसे जो लाइन जाएगी ना ऐसे अंदर अंदर की, और जिस लाइन के अकॉर्डिंग मैं फोर्स लगाऊंगा, जिस लाइन में फोर्स जा रहा है अंदर, उसको मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मोमेंट आर्म। देखिए मोमेंट ऑफ आर्म क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो ये वाला, ये एक्चुअल में लाइन कैसे, इस तरह से है, इस तरह से लाइन, ये लाइन कैसे, ऐसे है, और ये एक्सिस कैसे है, इस तरह से खड़ा है। समझ में आ रहे। तो यहाँ से अगर मैं इस एक्सिस से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं तो ये क्या होगा, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ एक्शन, यस, पॉइंट ऑफ एक्शन से, या फिर आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। समझ में आ गई इतनी बात, ये तीन टर्म समझ में आ गए ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक चीज आपको पहले से पता चल चुका है कि अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, तो उस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है वो रोटेट करेगी, टर्न करेगी, मूव करेगी। मूव करेगी किसमें, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो कितना टर्न करेगी, कितना मूव करने वाली है, कितना उसका इफेक्ट देखने वाला है फोर्स को, फोर्स का बेसिकली, उसी को हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जो समझना है वो किन किन चीज़ों पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना है, वो ये समझना है कि ये जो टॉर्क है ना, ये जो मैं आपको टॉर्क पढ़ा रहा हूँ अभी बेसिकली, उसको एक तो टर्निंग फोर्स के नाम से जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल एक ही सारी चीज़ें हैं, और इसकी जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो टॉ, इस तरह का सिंबल होगा जिसको हम क्या कहते हैं, टॉ, TAO, टॉ के नाम से पढ़ते हैं। जैसे ये वाला सिंबल था आपके पास, इसको लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा। और जनरली वेवलेंथ या फिर किसी भी कांस्टेंट के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम टॉ कहते हैं। और टॉ किस लिए यूज़ करते हैं, हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, ओके। तो टॉर्क हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, टॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो टॉर्क है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमें उसके बारे में समझना है, ठीक है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमें वो चीज़ समझना है। क्लियर होती है बात, ठीक है। चलिए, तो टॉर्क हो गया, टॉ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिपेंड करेगी वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, आपने कितना फोर्स लगाया, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पे बात किया।
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई ना बात? अब पूरा लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, वही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कैसे दो चीज़ों पे डिपेंड करती है उसको अभी आप लोगों को मैंने समझा ही दिया। किस पे? गेट वाले एग्जांपल में, डोर वाले एग्जांपल को लेकर। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर ही रही है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों चीज़ों पे अगर डिपेंड कर रही है तो अब क्या, ये जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ टॉर्क का, है ना, टॉर्क का या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का बोल दीजिए इसमें सिंपल, इट इज द मेजर ऑफ, ये बताता है, इट इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ फोर्स, कैपेसिटी ऑफ अ फोर्स, कैपेसिटी ऑफ अ फोर्स टू टर्न ए बॉडी, टू टर्न ए बॉडी। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। तो एक बॉडी को एक फोर्स कितना टर्न करेगी, बस उसी को हम टॉर्क कहते हैं। कितना इफेक्ट है वो, कितनी उसके पास कैपेसिटी है किसी भी फोर्स के पास एक बॉडी को टर्न करने की, उसी को क्या कहेंगे हम, टॉर्क कहेंगे। खत्म। ठीक है ना। और किन किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक फोर्स पे और एक किस पे डिपेंड कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो जो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला भी निकल कर आ जाता है ना यहाँ पे, वो आपके पास वही रहता है, दो चीज़ें, एक तो फोर्स कि आपने कितना फोर्स लगाया है और मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चीज़ अभी आपको मैंने बता ही दिया। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो टॉर्क का मतलब समझ में आ गया। तो टॉर्क का जब सिंपल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे देंगे, टॉर्क का टॉ इज इक्वल टू फोर्स और इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो। तो ये मैथमेटिकल बेसिकली फॉर्मूला है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, और इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉर्क के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जब भी एक नई क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ते हैं, आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बारे में जनरली 3 से 4 चीज़ें हमेशा पता ही होनी चाहिए। पहली बात होनी चाहिए कि उसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन का, है ना। और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन, तो हमने आपको बता ही दिया डेफिनेशन क्या है, बता दिया सिंबल टॉ होता है, वो भी बता दिया। इसकी एसआई यूनिट, यस, इसकी एसआई यूनिट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो आइए हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है टॉर्क का, वो है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का न्यूटन होता है ना। तो मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूँ, तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, टॉर्क का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। सो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा यूनिट तो हो गया। अब हम आते हैं सीजीएस यूनिट पे, है ना। सीजीएस यूनिट आपको पता है 9th क्लास में पहले चैप्टर में बता दिया है ना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड वाली जो टर्म होती है वो वाली सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट के केस में क्या होता है उस चीज़ के बारे में समझिएगा। इसकी सीजीएस यूनिट होती है, न्यूटन को ही कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डाइन में, DYNE, वो वाली डाइन नहीं है, चौड़ाई वाली, ठीक है ना। और मीटर का क्या होता है आपके पास, सेंटीमीटर। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन सेंटीमीटर है। क्या आपके पास, डाइन सेंटीमीटर। इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 5 डाइन के इक्वल होता है ना। उसके बाद डाइन्स कह दीजिए अब तो खैर, और 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, कह दीजिए 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। अब यहाँ आपको पता चल गया हो कि अगर मैं 1 न्यूटन मीटर की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 5 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात। ये एक आप समझ सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक और यूनिट होता है जिसके टर्म में हम फोर्स को मेजर करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। टॉर्क को बेसिकली मेजर करेंगे, वो होता है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या होती है आपके पास, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। और वो होता है आपके पास इस तरह से 1 kgf। अब ये वाला kgf वाला चैप्टर नहीं है, कुलार गोल्डफील्ड वाली मूवी वाली नहीं है, ठीक है ना। किलोग्राम फोर्स है और साथ में आपके पास मीटर रहता है, और वो इक्वल होता है 9.8 न्यूटन मीटर के। खत्म बात, 9.8 न्यूटन मीटर के, है ना। ये ग्रेविटेशनल। अगर आप इसको चाहे तो ग्राम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, इसको लिखूंगा तो 1000 ग्राम होता है, आपको पता ही है। और फोर्स को फोर्स रखूंगा, मीटर को आप सेंटीमीटर में ला सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, और इज इक्वल टू 9.8 और इंटू में न्यूटन को डाइन में लाना पड़ेगा। सारे सेंटीमीटर में कर रहा हूँ बेसिकली, ये मीटर के टर्म में, सेंटीमीटर में बोले तो ये ऐसा यूनिट में, और ये सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल यूनिट को ही। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन का मतलब 10 टू द रेज पावर 5 डाइन, है ना, और इंटू में इसके जगह पे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए
ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 को उड़ा दीजिए, मेरे पास क्या बच गया इधर 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया ये और ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 980 डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म बात, डाइन सेंटीमीटर आ गया। लो भाई हो गया काम आपका। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम? तो आपको ये वाली भी यूनिट आपको समझ में आना चाहिए, एक ये वाला। कन्वर्जन नहीं समझ में आया तो भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं, बाकी इसमें ना समझने वाली कोई बात है ही नहीं। यहाँ पे आपको मैंने वैसे ही कन्वर्जन बता दी, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये आपके पास सामने क्या बता दिया मैंने आपके सामने, यूनिट बता दिया। अब आगे और चेक कर लेते हैं कि और क्या रह गया इसमें बताने का। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में समझते हैं। आइए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, मूवमेंट, और एक होता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, नीचे लिख लेते हैं इसके मूवमेंट। ठीक है, अगर मैं इस पे वापस लेकर आऊँ आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ गया, इसमें आ जाएगा समझ में। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ऐसे करके खड़ा था, समझ में आ रही इतनी बात। मैं अगर इधर से फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, जिसको मैं क्या कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए हाँ या नहीं? ये घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में हो ना, घड़ी ऐसे घूमती है ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं फोर्स इधर से ऐसे लगाता हूँ, ऐसे लगा दो या फिर इधर से इस डायरेक्शन में लगा दो, तो ये क्या घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गई इतनी बात? तो एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के याद रखना है कि ये सारी चीज़ें करवा दिया है भाई मैंने लास्ट वाली वीडियो में, तो देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, जब क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, मतलब टॉर्क अगर क्लॉकवाइज होता है, ध्यान रखें क्लॉकवाइज के केस में हम नेगेटिव लेते हैं, यस, उसको हम नेगेटिव टॉर्क कहते हैं भाई। उस केस में क्या रहता है आपके पास, टॉर्क नेगेटिव रहता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ये वाला डायरेक्शन ये है आपके पास, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है ना, और इस केस में ये वाला डायरेक्शन है, तो इस केस में आपके पास पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं इसको, ठीक है ना, पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया आपके पास टॉर्क की कहानी की। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर होती है बात, डन है। क्लॉकवाइज पता चल गया, एंटी क्लॉकवाइज पता चल गया, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, क्लियर है बात, ठीक है। आइए अब हम इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे जनरली हम टॉर्क को देखते हैं। तो अभी गेट वाला एग्जांपल, डोर वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आप लोगों को। तो ओपनिंग डोर या फिर विंडो वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे आपको यूज़ करना ही है। आपने हैंड फ्लोर ग्राइंडर अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, कुछ इस तरह की कहानी रहती है आपके पास। इसमें आप क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, एक तरीके से ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे और इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, लॉन्ग स्पैनर आपने इसको देखा होगा, इसको है ना, इसको फंसा के और ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, नहीं तो इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसको ओपन या फिर क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, जहाँ पे ये लगाएंगे शिंग इस तरह से घुमाने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स लगा रहे है ना, तो टर्निंग इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा फोर्स का। तो यहाँ पे भी आपको टॉर्क का देखने को यूज़ मिलता है। टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील देखने को भी जब घुमाते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स घुमाने के लिए, है ना, व्हील आपने घुमाया है ना, स्टेयरिंग में घुमाते हैं ना व्हील, जब कार को चलाते हैं उस टाइम पे। बाइसाइकिल पैडल का भी अगर आपने देखा होगा, तो जब हम पैडल मारते हैं तो घूमता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फंडा है, जिसकी वजह से पहिया क्या होता है, व्हील क्या होता है बाइसाइकिल का, मूव ऑन करते हैं। चलिए आगे की बात कर लिए, छोटी छोटी चीज़ें थी, ये चीज़ें तो आपको डेली लाइफ से ऑलरेडी पता ही है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़, कि जितने भी बॉडीज़ होते हैं वो इक्विलिब्रियम में किस तरह से रहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात कि वो इक्विलिब्रियम में किस तरह से रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। तो यहाँ पे आपके पास जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट, हाय यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा हमने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेंज, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, डज नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज लिख लीजिएगा, इट्स स्टेट, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं, प्रेशर वगैरह की, खैर आ सकता है इसमें ऑफकोर्स, बॉडी की जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इन चीज़ों को ले सकते हैं अकाउंट में, बट चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में जब हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जनरली फोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं।
जैसे कि एक बॉडी है मेरे पास, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब समझिए इधर से हमने एक फोर्स लगाया, दैट इज़ 10 न्यूटन का फोर्स, और इस डायरेक्शन में भी हमने एक फोर्स लगाया, दैट इज़ 10 न्यूटन का फोर्स। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो चीज़ आपके पास ध्यान रखिएगा, रिजिड बॉडी, स्टार्टिंग में समझा दिया था ना लास्ट वाली वीडियो में कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी पे ये वाला जो फोर्स है वो हम मार रहे हैं, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। रिजिड बॉडी पे मार रहे हैं, तो भैया जितना फोर्स हमने इधर से मारा उतना ही फोर्स हमने इधर से मारा, तो क्या ये बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज करने वाली, शेप साइज को चेंज करने वाली? बिल्कुल वैसे ये रिजिड बॉडी शेप साइज तो वैसे चेंज नहीं होने वाले, पोजीशन तो इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर मैं फोर्स कम ज़्यादा लगाता तब इसकी पोजीशन चेंज होती है, और फिर हम उसको इक्विलिब्रियम में नहीं कहते। बट क्योंकि इधर से भी 10, इधर से भी 10, चलो इधर से भी 10 मार दो, इधर से भी 10 मार दो भैया, तो हर तरफ से 10 मार दिया, इधर से मारा, जब भी इक्विलिब्रियम में था कोई टेंशन नहीं, पोजीशन चेंज आएगा नहीं। अब इधर से भी मार दिया, तब भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 3 तरफ से मारूंगा तो पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तब तीन तरफ से मारेंगे तो पोजीशन में चेंज आ जाएगा, तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बट अभी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम बॉडीज़ के 2 तरीके से होते हैं, एक स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है ना, और दूसरा होता है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो एक रेस्ट पे है तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम पे वो मोशन में, सॉरी, इक्विलिब्रियम में कैसे पॉसिबल है? अरे यार, हम तो क्या कह रहे हैं, जनरली हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी को मैं इक्विलिब्रियम में तभी बोलूंगा जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या होंगे, 0 होंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0 कहाँ है? देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे एक चीज़ तो भूल ही गया, टॉर्क के बारे में बताना, अब आए ना बात। तो आपको ऐसा यूनिट तो समझ में आ ही गया होगा। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉर्क है वो आपके पास वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। चलो याद आ गई, अच्छी बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलें आगे, चलिए ओके। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स नहीं है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर ये राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव का 10 है, तो ये लेफ्ट साइड आ रहा है तो माइनस का 10 है। डायरेक्शन का मैटर करता है। दोनों ओवरऑल फोर्सेस कितना आ गया, 0, और इधर से +10 मान लीजिए, इधर से -10 मान लीजिए, कितना आ गया, 0। तो ओवरऑल इसमें नेट फोर्स कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, 0। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो बॉडी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब बात आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो समझ में आ गए सर, बॉक्स रखा था, हर तरफ से फोर्स लगा दिया इक्वल इक्वल, तब तो इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया मैंने एक तरह से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं, या फिर स्कूटी, बाइक, कुछ भी हो सकता है, चल रहे हैं, 40 की स्पीड मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, चल रहे हैं 40 की स्पीड में, चल रहे, आप एक तरह से इक्विलिब्रियम में हैं, आप एक तरह से इक्विलिब्रियम में हैं। अब कहता हूँ सर आप इक्विलिब्रियम में कब नहीं रहेंगे, हम कब नहीं रहेंगे बेसिकली, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। कोई आया पीछे से ठोक मारा, आप इक्विलिब्रियम से हट गए, समझ में आ रही थी। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसका आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, किसी भी तरह से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, खत्म बात। डायनेमिक मतलब आप मोशन में है तो मोशन में भी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का क्या कहना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जनरली हम सर्कल की तरफ बढ़ जा रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल मोमेंट क्या है उस चीज़ को समझाते हैं। देखिए अगर एक बॉडी है, जैसे वापस मैं इस पे आता हूँ, इस वाले पे आता हूँ, एक बात बताइएगा, अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में बोले तो इस वाले डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि प्लस का होता है, प्लस का 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, प्लस का 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया, और इधर से मैं लगाऊंगा तो भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स, और वो 10 न्यूटन का डायरेक्शन फिर से फोर्स लगाया। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में लेता हूँ तो प्लस का लेता हूँ, और जब एंटी क्लॉकवाइज में लेता हूँ तो प्लस का लेता हूँ, अभी बताई दिया मैंने आप लोगों को, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ तो माइनस का लेता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का कहना है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मूव कर रहा है, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, वो मूव कर रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैंने क्या कर दिया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोशन उसका मान लीजिए पहले मूव कर रहा था और लगा दिया तो और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने इधर से भी, इस डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला फोर्स, दोनों फोर्स तो इक्वल है। जब दोनों फोर्स इक्वल है तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे आपके पास, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वापिस हो जाएंगे, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स फिर से क्या आपके पास जीरो है। इक्विलिब्रियम का ही केस है, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन आपके पास दोनों तरफ से। लेकिन ये रोटेशनल के लिए स्पेसिफाई किया है, ध्यान रखेगा। रोटेशनल के केस में प्रिंसिपल मूवमेंट्स को आप यूज करेंगे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आ गए यहाँ पे वापिस, चलिए उसमें आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इफ ए बॉडी है ना, इफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब है किसी भी डायरेक्शन से आपके पास फोर्स लग रहे हैं, इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम। देन the algebraic sum of the moments of all forces about a given axis is 0। एक एक्सिस पे एक बॉडी रोटेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, नो टेंशन, समझे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब है जब हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, या फिर ये तब भी रह सकता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, अगर मैं इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट था और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था, दोनों को मैं जोड़ दूं, क्योंकि एक नेगेटिव का होगा और एक पॉजिटिव का होगा, तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल, खत्म बात। समझ में आ गई बात, प्रिंसिपल मूवमेंट क्लियर हो गई बात, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे की बात करेंगे। अब हम हमारे पास आ जाता है कपल। हाय हाय हाय, वो प्यार वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल, ठीक है ना। ये कौन सा कपल है भाई, तो आइए चेकआउट करते हैं कौन सा कपल है। इसमें कहा जाता है दो होंगे, ऑफकोर्स कपल है तो दो होंगे, लेकिन लड़का लड़की नहीं होंगे। यहाँ पे हम फिर से फोर्स की बात करने वाले हैं, फिजिक्स है, फोर्स की बात करने वाले हैं ना, लड़का लड़की की बात नहीं करेंगे, वो बायो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कि भैया एक तो इक्वल होने चाहिए, दो चीज़ होने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और साथ में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये तीन कंडीशन है। दो होने चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, कपल है तो दो समझ में आता है। पहली बात इक्वल होनी चाहिए, दूसरी बात अपोजिट होने चाहिए डायरेक्शन उनके, तीसरी बात दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने ये दो पेन लिए हैं, ठीक है ना, तो ये इसका क्या कहते हैं इसको, ये एक साइड बोलिए, दूसरी साइड ऑफ कोर्स है, ये देख लीजिए दोनों का है ना आपके पास, थोड़ा सा पास आ जाते हैं, कुछ इस तरह से आपके पास। अब समझते हैं कि किस तरह से इक्वल मतलब ये इन दोनों का साइज कंप्लीटली इक्वल है, इन दोनों का साइज क्या आपके पास कंप्लीटली इक्वल है, ठीक है। तो हमने इक्वल बता दिया। अपोजिट मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट की बात हो गई है ना, इक्वल भी है एंड अपोजिट हो गया। साथ में क्या कहते हैं, पैरेलल का मतलब इस तरह से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम इसे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ऐसे मत कर दीजिएगा, देख लीजिए। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ, मान लीजिए कि आपको दिख रहा है ऐसे, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा इक्वल रहना चाहिए, तब जाकर ये पैरेलल रहेंगे। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, समझ लीजिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए और दोनों पैरेलल होने चाहिए। कौन, फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, किसी और की बात नहीं कर रहे। चलिए फोर्स की बात कर दिए। हुज लाइन्स ऑफ एक्शन है ना, लाइन्स ऑफ एक्शन आर नॉट सेम। यहाँ पे एक खास बात है, टॉर्क के केस में क्या था, हम एक ही फोर्स लगा रहे थे, दो भी लगा सकते, चार भी लगा सकते, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही नहीं इतनी बात। लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सबका सेम होता था। लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब था कि, या फिर आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन इस वाले डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन याद कीजिए, है ना, समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होते, अभी मैं समझाता हूँ क्यों। एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म से कपल एंड प्रोड्यूस या रोटेशनल इफेक्ट। अब यहाँ पे भी रोटेशनल इफेक्ट देखने को ही मिलेगा आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपके पास टर्निंग फोर्सेस है। अब क्योंकि टर्निंग फोर्सेस है तो भैया टर्न तो करते रहेंगे हम, है ना, टर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना टर्न के तो मज़ा ही नहीं आने वाला आपके पास, है ना। चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि टर्न की क्या कहानी है, ठीक है ना। ओके, कपल एंड प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या लीजिए, एक स्केल ले लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से ले लिए, और यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, मिडल वाला पोर्शन है, और यहाँ पे ये पाइवोटेड है। पाइवोटेड का क्या मतलब होता है, पाइवोटेड का मतलब है ये फिक्स है ना, ये मूवेबल है, ये इस वाले पॉइंट से मूवेबल फ्रॉम दिस पॉइंट,
मूवेबल फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसे 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 घूमने लग जाएगा। कुछ इस टाइप का ये सेटअप है। अब कपल कब और कैसे कहेंगे उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया और एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट्स से 10 न्यूटन का, तो ये भी आपके पास 10 न्यूटन का ही। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल लेना, ठीक है। अब दोनों को देखो तो डायरेक्शन के ऑपोजिट दिख रहा है। हाँ सर, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऑपोजिट दिख रहा है। एक नीचे की तरफ जा रहा है तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा तो ये क्या करवाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करवाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मूव करवाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में। देख लीजिए, ये इस तरीके से मूव करवाएगा, ये भी ऐसे लेकर जाएगा तो ये भी कुछ इस तरीके से ही मूव करवाएगा। और ये एक सर्कुलर मोशन, यस, ये एक रोटेशनल मोशन को यहाँ पे निकाल कर आपके पास दे देगा। अब चीज़ों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, उस चीज़ को आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोनों फोर्स इक्वल थे, कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अपोजिट थे, कंडीशन को सेटिस्फाई किया। क्या दोनों पैरेलल है, हाँ सर पैरेलल है ना। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है। स्विंग स्विंग, देख लीजिए। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए और इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। अब इन दोनों को देख लीजिए, दोनों पैरेलल है, ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इक्वल भी, अपोजिट भी है, पैरेलल भी है। ये जो फोर्सेस होने चाहिए दोनों को लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बॉडी था, यहाँ पे पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाता था, तो ये वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, तो ये वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही होने वाला है, इस डायरेक्शन में अंदर की ओर। लेकिन इस वाले लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस वाले में इधर है। क्या दोनों सेम जगह लगा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है। एक उधर जा रहा है और ये यहाँ पे लगा रहे हैं, एक इधर आ रहा है और यहाँ पे लगा रहे हैं। समझ में आ रही है इतनी बात। तो दो है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, और इसी को हम कहते हैं कपल। इसी को हम क्या कहते हैं, कपल। तो दो होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, पैरेलल होंगे, और वो अगर इस तरह इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगी तो वो फॉर्म करेंगे क्या, कपल को। और कपल हमेशा क्या करते हैं, एक रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। रोटेशनल इफेक्ट मतलब स्विंग और स्विंग, और इस तरीके से ये मूव ऑन करता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से यहाँ पे वही वाली डायरेक्शन रहेंगी। अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रहने वाला, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रहने वाला अगर आपके पास, तो आपके पास पॉजिटिव रहेंगे। सेम जो टॉर्क में इफेक्ट दिखाया, डायरेक्शन लिए थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वही वाली डायरेक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे की इसमें क्या कहानी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया। अच्छा, अब कपल के, अगर मैं फोर्स के बारे में, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d2 है। कुछ ना कुछ बेसिकली दोनों ही इक्वल है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट माना है तो dd ही होगा, बेसिकली कुछ अलग नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा d1 और d2 अलग अलग कर दिया मैंने। दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, चलो d1 = d2, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, लेंथ में इक्वल है, क्योंकि ये क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। अलग भी हो सकते हैं, आने वाले जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो वो अलग भी हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि सेम होंगे, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है। अब हम क्या करेंगे, सो बेसिकली ये जो कपल है ना, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कपल है, मोमेंट ऑफ कपल है, वो कुछ अलग नहीं है। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स का इफेक्ट, और मोमेंट ऑफ कपल मतलब दो फोर्स का इफेक्ट, बस और कुछ नहीं, यही चीज है। तो यहां पे कपल कब कह रहे हैं, जब हमारे पास दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कपल में, पेयर में एक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो दो फोर्स का टोटल इफेक्ट जो होता है उसको हम कपल कहते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। तो उसी का एक्सप्रेशन निकालकर चेकआउट करते हैं कि कितना होगा। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये पाइवोटेड है, यहाँ पे ये मूव कर सकता है, तो मुझे इतने से भी कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पे टॉर्क वाली बात करूँगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख लीजिए ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा दिया। तो कितना फोर्स लगाया, कहाँ गया, तो आगे मैं लेकर चलता हूँ, या फिर यहीं पे ले आता हूँ और नीचे लेकर आता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिख भी जाए और यहीं पे सारी कैलकुलेशन भी हो जाए। देखिएगा, अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दूँ, इसको मैं पॉइंट बी कह दूँ, समझ में आ रही इतनी बात। इसको मैं पॉइंट ए कह दूँ, पॉइंट बी कह दूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोमेंट एट पॉइंट ए। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास जितना हमने फोर्स लगाया और मल्टीप्लाई में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपके पास d1, ठीक है। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं हम, कितना रहेगा आपके पास, मोमेंट एट बी निकाल लेंगे।
फोर्स दोनों का सेम था और ये वाला डिस्टेंस कितना आपके पास d2। समझ में आ गई इतनी बात। जब टोटल डिस्टेंस में कितना ले लेता हूँ d, टोटल डिस्टेंस कितना ले लेता हूँ मैं d, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे d नहीं लिया था, एग्जैक्टली अलग अलग थोड़ा सा माना था, अलग अलग भी हो सकता है, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो जो मोमेंट ऑफ कपल रहेगा, मतलब मोमेंट ऑफ कपल का क्या मतलब हो गया, मोमेंट ऑफ कपल का क्या मतलब हो गया, समझ में आ रही है ना बात, कि दोनों फोर्स की वजह से कितना टॉर्क जनरेट हुआ एक तरीके से, और कुछ नहीं, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ही होने वाले हैं। तो एफ d1 और प्लस का क्या हो जाएगा एफ d2। यहाँ से एफ कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा d1 प्लस d2। अब d1 और d2 को दोनों को मिला देंगे, देखिएगा पूरा लेंथ नहीं हो जाएगा। अच्छा पूरा लेंथ हो गया तो उसको हम क्या कह रहे हैं, d कह रहे हैं। तो एफ और इंटू में क्या निकल गया d। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये जो एफ है उसको तो नॉर्मली हम फोर्स कह ही रहे हैं, और लेकिन ये जो डी है उसको हम कहेंगे कपल आर्म। अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज है, इसको हम क्या कहेंगे कपल आर्म। जो डी होगा उसको हम क्या कहेंगे कपल आर्म, क्योंकि ये कपल का पूरा आर्म है ना। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। वहाँ पे क्या कहते हैं मोमेंट आर्म कह रहे थे, तो सिंपल एक साइड का मोमेंट था, सिर्फ मोमेंट कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास कपल आर्म रहने वाला है, ठीक है। तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो आप एक चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या कुछ अलग है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। जो टॉर्क की थी वही सारी चीज़ें हैं, बस वहाँ पे एक था यहाँ पे दो है, वहाँ पे एक था और यहाँ पे कितने आपके पास दो है। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है। चलिए तो ओवरऑल यहाँ पे हो चुका है आपके पास ये जो चीज़ है वो ख़त्म। अब चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या क्या है। और अब यहाँ पे अच्छा, अब इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दें। कपल भी आपके पास क्या होने वाला है, ऑफकोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। कपल भी क्या होने वाला है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही होने वाला है। और यूनिट क्या होंगे आपके पास, सेम सेम, यस सेम सेम, देख लीजिए सब कुछ तो सेम ही है क्या अलग, न्यूटन मीटर वही वाले। जो टॉर्क के यूनिट्स थे सारी चीज़ें वही सेम रहेंगे, तो घबराना नहीं है। एक चीज़ पढ़ लिया, अपने को दूसरे में रिलैक्सेशन मिल जाने वाला है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अच्छा अब आगे हमारे पास न्यूमेरिकल। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फील लेते जाना है, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते जाना है, मज़ा सा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।